NO2 डाइमर क्यों बनाता है? NO2 कंटेन ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन के आटोम मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन है प्लस 6 ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में और 6 दूसरे ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। 17 एक ऑड नंबर है, तो इसीलिए कहा कि NO2 कंटेन ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से ये टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है, और इसलिए जब ये डाइमर बना लेगा तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वाई NO2 डाइमराइज, आपको मालूम है NO2 के जब दो मॉलिक्यूल्स को आप कूल करते हैं, कूल करने पर ये N2O4 बना लेता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है। उसकी वजह क्या है कि NO2 जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखता है 17, और इसी वजह से ये टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये डाइमर फॉर्म करता है। जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है आपके सामने स्क्रीन पर, और ये आपस में दो NO2 मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, और ये N2O4 जो आपके सामने दिख रहा है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब आप इसे हीट करेंगे N2O4 को, फिर से NO2 में टूट जाएगा। तो NO2, अगर डाइमर की बात आपसे पूछी जाए NO2 डाइमर क्यों बनाता है, तो बहुत सीधी सी बात है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डाइमर इट इज कन्वर्टेड टू स्टेबल N2O4। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं सब स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, लेकिन स्टेबिलिटी कहीं है नहीं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन होता रहता है। तो इट बिहेव एज अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल। On dimerization, it is converted to stable N2O4 molecule with even number of electron। जहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन हो जाएगा वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा उन सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं है जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है कि वो भी आपका जो है डाइमर बनाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आकांक्षा जरा 7.6 क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ रहे हैं। ओके बेटे, ओके, अच्छा ठीक है इशिका। आपसे क्वेश्चन ये है कि जो NO2 है, N2O5 है, इसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है? व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? तो कोवैलेंसी नाइट्रोजन की का तो मतलब, 4 होती है। हाँ, नाइट्रोजन की 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती। और आप ये हाँ, स्ट्रक्चर जब देखेंगे N2O5 का, देखो एक बॉन्ड ये बन रहा है, तो 3 4, तो 4 ही बॉन्ड तो बना रहा है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी यहाँ पर 4 है। 5 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2D जो है वो नाइट्रोजन केस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो ऑक्सीडेशन स्टेट से, इसलिए ये क्वेश्चन फिर दोबारा दिया। एक क्वेश्चन दिया NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट while N2O5 exists, तो N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, लेकिन यहाँ भी कोवैलेंसी कितनी है? NCl5 क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज ना करें, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे NCERT में लिखा गया है कि N2O5 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी को एक साथ डील नहीं करना है। तो उसका आंसर आपको मिल गया 4। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे, नाइट्रिक एसिड। ये तो इसी का सिलेबस में है हमारे पास, मुझे याद आ रहा है। देखिए, नाइट्रिक एसिड को हम पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, HNO3 रहेगा, और दूसरे भी ऑक्सो एसिड इसके होते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, जैसे H2N2O2, HNO2 ये नाइट्रस एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। तो HNO3 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। इनकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, किसी भी नाइट्रेट के सॉल्ट की, NO3 नेगेटिव का कोई भी सॉल्ट हो, KNO3 हो,
CaNO3 होल्ड ट्वाइस हो, कोई सा भी नाइट्रेट का सॉल्ट हो किसी भी मेटल के साथ, जैसे यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, उसकी रिएक्शन आप किसी भी एसिड से करा दो, आप जैसे H2SO4 से करा दो, HCl से करा दो, तो HNO3 जो है वो बनेगा। ये इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 and concentrated H2SO4 in glass retort, इन ग्लास रिटॉर्ट, तो क्या बन जाएगा आपके पास, HNO3 बन जाएगा। लेकिन अगर हमें कमर्शियली बनाना है, वो इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम ओसवाल्ड मेथड बोलते हैं, ओसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस में देखिए किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे अमोनिया, उसके 3 स्टेप रहेंगे। ओसवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप्स रहेंगे आपके पास। क्या क्या स्टेप रहेंगे? पहला जो चैम्बर है वो कराएगा कंबशन चैम्बर, और इसमें सबसे पहले हम अमोनिया को एयर के साथ पास करेंगे। अमोनिया प्लस एयर, एयर का मतलब है ऑक्सीजन, वो इस कंबशन चैम्बर में पास करेंगे, जिससे यहाँ पे प्लेटिनम की, रोडियम की गॉज रखी होगी, जिससे ये अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा NO, और इस NO को हम फर्दर कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन यहाँ से पास की जाएगी, यहाँ तो एयर रहती है, एयर में ऑक्सीजन जो इससे कंबशन होता है, लेकिन सेकंड चैम्बर में प्योर ऑक्सीजन जो है वो पास की जाती है, जिससे जो NO बना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, NO2 में, और इस NO2 को एक टावर जिसे हम एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं उसमें पास करेंगे आप। एब्जॉर्प्शन टावर में बॉटम से NO पास की जाएगी, NO2 सॉरी, और यहाँ से वाटर स्प्रे करते हैं लगातार। तो जब ये NO2 राइज करती है, और यहाँ पे हम क्वार्ट्स के कुछ पीसेस लगा देते हैं, जो क्वार्ट्स के पीसेस हैं वो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं NO के राइज में और ऊपर जो वाटर स्प्रेड कर रहे हैं उसके बीच में, यानी कि NO2 को वाटर से रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है इन क्वार्ट्स के पीसेस की वजह से, और ये आपस में रिएक्शन करके HNO3 बनाएगा, और इस HNO3 को आप यहाँ से ड्रेन कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो HNO3 के साथ NO भी बनेगा, कभी कभी का मतलब बनता ही है NO भी, और उस NO को फिर से हम सर्कुलेट कर देते हैं सेकंड चैम्बर में इसमें। तो 3 स्टेप हो गए अमोनिया से HNO3 बनाने का। पहले स्टेप में हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया का, जिससे अमोनिया ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर के अंदर उससे कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है, और ये NO जो है हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड चैम्बर में। और उसके बाद इस NO2 को हम एक एब्जॉर्प्शन टावर, जिसमें वाटर NO2 को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन टावर में पास करते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर में बॉटम से हम NO2 पास करेंगे और ऊपर से वाटर स्प्रेड करेंगे, जिससे NO2 वाटर से रिएक्शन करके HNO3 बनाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा से रीसर्कुलेट किया जाता है सेकंड चैम्बर में, जहाँ ये फिर ऑक्सीडाइज होकर के NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कमर्शियल मेथड में हमेशा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे NO मिल रहा है, वो रीयूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो ओसवाल्ड प्रोसेस है, इसमें से जो HNO3 हमें मिलता है उसकी कंसंट्रेशन लगभग 68% बाई मास होती है। फर्दर इसको 98% में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द डिहाइड्रेशन यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट 68% HNO3
टू 98% HNO3 सोल्यूशन, तो आप ये बताएंगे कि 68% HNO3 by mass solution can be concentrated to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4। ठीक है, तो इस तरह से 98% जो आपका HNO3 है वो मिल जाता है। HNO3 की प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो ये कलरलेस लिक्विड है और जो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं वो लगभग 68% कंसंट्रेशन वाला HNO3 बाई मास ही यूज़ किया जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होती है। इसमें तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। HNO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे गैसियस फॉर्म में तो इसका प्लेनर मॉलिक्यूल है, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ONNOO, इस तरह से HNO3 का स्ट्रक्चर है। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर के साथ मिक्स करने पर हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन को देता है। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम तक को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इसकी रिएक्शंस को याद करना बहुत आसान है। देखिए, अगर हम कॉपर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं डाइल्यूट के साथ, तो डाइल्यूट के साथ जिस मेटल की रिएक्शन आप कर रहे हो उसका मेटल नाइट्रेट बनेगा। जैसे कॉपर की रिएक्शन अगर आप करा रहे हो तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, NO बनेगा और H2O बनेगा। जिंक की रिएक्शन आप करा रहे हो डाइल्यूट HNO3 के साथ तो जिंक का नाइट्रेट बनेगा, H2O बनेगा और N2O बनेगा। NO ना बन के यहाँ पर क्या बनेगा, N2O। बस एक ही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जिंक की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो जिंक का नाइट्रेट, वाटर और N2O बनेगा। आपको हंसी आनी चाहिए क्योंकि ये N2O क्या है आपके पास, लाफिंग गैस है जो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर भी बन सकती है। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे जो ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ देता है। कंसंट्रेटेड एक्सक्यूज मी HNO3, सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ना मीटिंग एंड करनी पड़ेगी क्योंकि वो मम्मा का एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया है, तो अरे मुझे जाओ जाना जाओ, आप जाओ, देखो 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 देखो, देखो, देखो। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर है वो अगर कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज नहीं होना, यहाँ पे सेम ही प्रोडक्ट जो उस मेटल से रिएक्शन करा रहे हो उसका नाइट्रेट बनेगा, NO2 और H2O। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में एक ही फर्क है, डाइल्यूट में NO बनता है और कंसंट्रेट में NO2। जैसे जिंक के केस में भी अगर आप कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे तो जिंक का नाइट्रेट, NO2 और H2O ही बनेगा। केवल डाइल्यूट वाले में थोड़ा सा चेंज है जिंक का, वहाँ पे NO की जगह N2O बनेगा। ठीक है, कुछ और ही मेटल्स हैं जो कंसंट्रेट HNO3 में डिजोल्व नहीं होते क्योंकि वो अपनी सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, नेम टू मेटल्स which do not react with concentrated HNO3 or cannot be oxidized by concentrated HNO3। तो कौन कौन से हो गए, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है, अब और ये भी पूछ सकते हो उसका रीज़न क्या है, तो आप बताएं। क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है वो अपनी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लेते हैं, इसलिए वो पैसिव हो जाते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद द HNO3। अब ये जो रिएक्शन बाकी आप देख रहे हो ये आपको HNO3 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर के बारे में बता रहा है। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है इसमें कि कौन सी स्पीशीज किस में ऑक्सीडाइज हो रही है, बाकी सभी आसान है। जैसे अगर आप आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आयोडिक एसिड बनेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड बनेगा, S8 यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। NO2 H2O, NO2 H2O, NO2 H2O, NO2 H2O सभी में सेम है। तो आपको जो मेहनत करनी है बस वो इसमें करनी है कि I2 का ऑक्सीडेशन आयोडिक एसिड में, कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बोनिक एसिड में, ये H2 और CO2 आपस में कंबाइन करके H2CO3 भी आप लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। जैसे आयोडीन आयोडिक एसिड, कार्बन कार्बोनिक एसिड, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड। अब कोई बच्चा कहे मुझे याद नहीं हो रही है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें हैं।
क्योंकि ये तो बहुत आसान है। देखिए NO2H2 सभी में होना है, NO2H2 सभी में होना है, सभी में NO2H2 है। हाँ, ये स्टैच्यूमेट्री मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा। 48HNO3, 20HNO3, ये मैं आपसे पहले ही मना कर चुका हूँ। स्टैच्यूमेट्री के चक्कर में आप पढ़े तो आप कुछ भी याद कर नहीं पाएंगे, याद रख नहीं पाएंगे। तो ये आपसे HNO3 के बारे में बात थी, इस तरह से आप याद करें। एक टेस्ट है हमारे पास, ब्राउन रिंग टेस्ट। इस बार आया है क्वेश्चन ये हमारे पास बोर्ड में, मुझे याद आ रहा है इस बार या लास्ट ईयर आ रहा है, 2019 में या 20 में आया हुआ है। तो अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी सॉल्ट में नाइट्रेट एंड NO3 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो उसका डिटेक्शन हम कैसे करते हैं उसकी हमें यहाँ पर बात करनी है। तो अगर किसी सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, किसी सॉल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, तो उसका एक्वस सोल्यूशन बना लिया, और इस एक्वस सोल्यूशन में पहले आपने FeSO4 ऐड किया, और उसके बाद आपने पहले FeSO4 ऐड कर दिया, और उसके बाद H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 इस तरह से पोर किया, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ये कंटेनर की वॉल से बिल्कुल लगता हुआ जाए। ये वेसल जो है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसकी वॉल से बिल्कुल लगता हुआ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर ये मीट करेंगे, जहाँ पर ये H2SO4 और ये एक्वस सोल्यूशन जो NO3 का है जब मीट करेगा, तो यहाँ पे ब्राउन कलर का रिंग डेवलप हो जाएगा, और इस रिंग की प्रेजेंस जो है कंफर्म करेगी नाइट्रेट आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या करेंगे आप, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, जो भी सॉल्ट आपको मिला उसे ले लेंगे, उसमें वाटर ऐड करने के बाद पहले FeSO4 ऐड करेंगे, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब की वॉल से लगते हुए कंसनट्रेटेड H2SO4 की 1 या 2 ड्रॉप को पोर करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो जहाँ पर ये कंसनट्रेटेड H2SO4 की ड्रॉप और ये NO3 का एक्वस सोल्यूशन आपस में मीट करेगा, वहाँ पर एक ब्राउन कलर का रिंग डेवलप हो जाएगा फेरस नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का। तो ये कंफर्म करेगा कि ये जो नाइट्रेट आयन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए होता क्या है, जो Fe2 पॉजिटिव आयन आपने ऐड किए है फेरस सल्फेट में से, वो इस NO3 नेगेटिव आयन को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट में कितना है, +5 है, और यहाँ पे कितना है, +2 है। तो ये Fe2 पॉजिटिव ने NO3 नेगेटिव को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया Fe3 पॉजिटिव में। और उसके बाद जो Fe2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर प्रेजेंट थे पहले ही FeSO4 से, आप इस तरह से लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों बातें सेम ही है। तो ये FeOH होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस प्लस NO कंबाइन करेगा, और ये FeH2O होल 5 NO का होल ट्वाइस बन जाएगा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, FeH2O होल 5 NO FeH2O होल 5 NO, और वहाँ पे SO4 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये जो दो पॉजिटिव है ये किस में आ जाएगा, SO4 में आ जाएगा, FeH2O होल 5 NO, और ये बाहर SO4। ये ब्राउन रिंग का आपको, ब्राउन कलर का रिंग आपको मिल जाएगा। या इस कंपाउंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, FeSO4 NO नाइट्रोसो फेरस सल्फेट डॉट 5H2O, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ी आपको याद रखनी है, आसानी है। कैसे याद रखेंगे देखिए, कैसे याद रखेंगे, ये जो Fe2 पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं आपके पास, FeSO4 की वजह से वो ऑक्सीडाइज कर देगा रिड्यूस कर देगा NO3 नेगेटिव को NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में सॉरी। और ये जो आपका NO बना है, ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में पहले से अवेलेबल है,
FeSO4 की वजह से उससे कंबाइन करके नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का या तो फॉर्मूला ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ये वाली फॉर्म लिख दो, ब्राउन कलर का रिंग फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट आयन अगर सोल्यूशन में अवेलेबल है तो। अब हम इनके यूजेस पढ़ लेते हैं। देखिए, मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूजिंग एक्सप्लोसिव pyrotechnics. It is also used for the preparation of nitroglycerin, trinitrotoluene, other organic compounds. Other major uses are pickling of stainless steel, etching of metals, and as an oxidizer in rocket fuels. तो ये इनके यूजेस है। जैसे मैंने आपको बताया था, येलो बार में से क्वेश्चंस नॉन इवोल्यूटिव रहते हैं, नहीं आने चाहिए, लेकिन कभी कभी देखने को मिलते भी हैं। तो यूजेस को एक थोड़ा सा देख जरूर लेंगे आप सब लोग। ये जरा फास्फोरस के कुछ दे रखे हैं क्या आपको इशिका? फास्फोरस तो शायद हट गया है ना, मैं डिलीटेड पोर्शन एक बार देख लेता हूँ जरा। ये डिलीटेड पोर्शन हमारे सामने है। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन हट गया है, फास्फोरस के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हट गए हैं, फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हट गई हैं, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस हट गया पूरा आपका, यानी कि ये चीज़ जो है आपकी वो अब हट गई है। तो इसलिए जो है हम इसके लिए नहीं जाएंगे और देख लेते हैं एक बार। तो एलोट्रॉपी भी हट गई है फास्फोरस की, फास्फीन हट गई है, यानी कि फास्फोरस पूरी तरह से हट गया है, उसके कंपाउंड्स भी हट गए। तो ये हमारे पास 15 ग्रुप बेटे अब खत्म हो गया है। अब हम 16 ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 16 ग्रुप की तरफ बात को मूव करूँगा मैं। पहले जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं 15 ग्रुप से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन उनसे रह गए डिस्कस करने से, वो हम कर लेते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन तो ये आता है मेजर तरीके से कि जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ N2, जबकि जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नाइट्रोजन, जैसा आप सभी को पता है ये बात, नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो फास्फोरस है वो P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो जैसा आपने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी जिसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के एटम कैसे छोटे हैं, ये नाइट्रोजन के एटम छोटे हैं, जब ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इनके जो ये बाहर वाली शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ जाते हैं और एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। और ऐसा होने पर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एन एटम एक दूसरे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जबकि फास्फोरस एक बड़ा एटम है, वहाँ पर पी सिंगल बॉन्ड, पी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है देन एन सिंगल बॉन्ड एन। सीधा सीधा आंसर आपको क्यों क्या करना है, देखिए कि फास्फोरस के केस में पी सिंगल बॉन्ड पी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन एन सिंगल बॉन्ड एन, इसलिए फास्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के मुकाबले, और इसीलिए फास्फोरस में सेल्फ लिंकिंग ज़्यादा होकर के P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जो नाइट्रोजन है उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी लो होने की वजह से वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस एज P4 मॉलिक्यूल, तो आप इसका आंसर कैटिनेशन के ऊपर देंगे। और कैटिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। पी सिंगल बॉन्ड पी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है
इसीलिए जो फास्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, और यही वजह है कि जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैं आपसे अब इशिका, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है इशिका? इशिका मेरी आवाज़ मिल रही है बेटे? यस सर। सेम क्वेश्चन 16 ग्रुप में आपको मिलेगा। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 15 ग्रुप में आपने क्वेश्चन नाइट्रोजन और फास्फोरस में पढ़ा है। 16 ग्रुप का क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 मॉलिक्यूल एंड सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। क्या आंसर आना चाहिए इशिका? सर में बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसकी अंकित आप आंसर करो बेटे। अंकित, क्वेश्चन ये है 16 ग्रुप का जो मेंबर है ऑक्सीजन वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि सल्फर S8 की फॉर्म में। आपने देखा होगा ना सल्फर का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, फुकट रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लास 10 में पढ़ा है आप सब बच्चों ने। इस तरह से 8 एटम सल्फर के कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, है ना। ऑक्सीजन केवल O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों है? तो सेम बेस है जैसा आपने 15 ग्रुप के लिए किया हुआ है। अंकित आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी? हाँ बोलिए। एसिड की। हाँ, सल्फर की कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक बात है। सूर्यांश आप ये बताओ, सल्फर की जो कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा है वो क्यों है? क्योंकि सर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। वेरी गुड, क्योंकि सल्फर की जो S सिंगल बॉन्ड S बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो O सिंगल बॉन्ड O में O सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसा है? ज्यादा है। वेरी गुड। तो इसलिए जब सल्फर की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इसीलिए सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ऑक्सीजन O2 गैसियस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास था जिसका आंसर कैटिनेशन पे देंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does nitrogen show catenation properties less than phosphorus? यानी नाइट्रोजन की कैटिनेशन टेंडेंसी फास्फोरस से कम क्यों है? आकांक्षा जरा बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से। हाँ वेरी गुड, N सिंगल बॉन्ड N की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है देन द P सिंगल बॉन्ड P, इसलिए नाइट्रोजन की कैटिनेशन टेंडेंसी लेस है देन द फास्फोरस। बिल्कुल ठीक आपने बताया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैन PCl5 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि ये P फास्फोरस के कंपाउंड हट गए तो पूछा जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, ये PCl3 प्लस Cl2 फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, तो ये कम तो हो सकती है +3 से +5 से +3 रिडक्शन तो हो सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन आप चाहो कि ये +5 से +7 ऑक्सीडेशन से शो कर ले या +6 कर ले, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए फास्फोरस केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर पाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। PCl5 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज फास्फोरस कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन या हायर देन +5। तो फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से +5 ही है, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता, ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। टाइम ओवर हो रहा है, इसको आप पढ़िए, बाकी बातें कल आपसे होंगी। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में